क्लियर इन सिलेबस, पूरा चैप्टर है सिलेबस के अंदर। तो चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, what we are going to study in this chapter. I am going to tell you in detail about human excretory system. ठीक है, what are the major organs of human excretory system? You know that the human excretory system is responsible for urine formation in humans, and through urine, ठीक है, the major nitrogenous waste product, that is the excretory product in human beings known as urea, it is excreted out from your body. ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में कौन से स्टेप्स आते हैं, we will discuss with you about that. What are the functions of the tubules? So here the tubule word is actually used for the renal tubules. The word renal is always used for kidney. ठीक है बेटे, you are very much familiar about the structure of nephron in your class 10. तो वहां पे नेफ्रॉन के जो अलग अलग पार्ट्स थे उनको हमने रीनल ट्यूब्यूल्स का नेम दिया है, और ये रीनल ट्यूब्यूल्स यूरिन फॉर्मेशन में कैसे हेल्पफुल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा. व्हाट आर द अदर एडिशनल फंक्शन दीज रीनल ट्यूब्यूल्स दे आर परफॉर्मिंग एक्चुअली. नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन. ठीक है, किस तरह से जो फिल्ट्रेट होता है उसको कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट में कन्वर्ट करती है आपकी किडनीज, उसके बारे में आप जानेंगे. देन हाउ योर किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड इन द बॉडी, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट. ठीक है, आपका किडनी फंक्शन जो है वो बॉडी में किन पर्टिकुलर मतलब हार्मोन्स या कौन सी ऐसे एसेंशियल मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करते हैं. Then mituration, what is mituation? It is the urge to release urine. All of you know when your urinary bladder it gets filled with urine, then a reflex action it produced and it is received by your brain, and brain send a specific type of signals to your ureter muscles. Then your ureter muscles relax and urine is excreted out from the body. ठीक है, रोल ऑफ ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनीज जो है वही आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है. There are some of the important organs present in our body that are playing an important role in the process of excretion. Clear बेटा, लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है. Now see what is given in the first paragraph. तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसने आपको ये बताया हुआ है कि as there are so many metabolic activities that are occurring in the body of a living organism such as human beings. ठीक है, तो as a result of these metabolic activities, numerous type of nitrogenous products or waste products they are generated in your body. ठीक है, आपकी बॉडी में तरह तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, कुछ कैटाबॉलिक हैं, कुछ एनाबॉलिक हैं, और इन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ these metabolic reactions, certain end products are produced which are nitrogenous in nature. And since these nitrogenous waste products they are harmful for your body, they cannot be stored in your body, so their elimination from the body must be required. ठीक है बेटे, what type of these nitrogenous waste products that are generally accumulated in your body after metabolic reactions. तो उसमें उसने बताया है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वो अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होता है. ठीक बेटे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आपके लंग्स जो है वो रिमूव करते हैं. देन उसके बाद वो कहते हैं कि वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो आपकी बॉडी में वो भी आपकी बॉडी में से रिलीज हो जाता है. देन आयंस जो है, ठीक है, आयंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, फॉस्फेट आयंस है, सल्फेट आयंस है. तो तरह तरह के आयंस जो हैं दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दीस मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो all of these substances which are actually the waste products they must be partially or totally removed from your body. ठीक है, आपकी बॉडी में से इनका रिमूवल जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके लिए बॉडी के अंदर पॉइजनस कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं. तो 3 of the nitrogenous waste products that are important and their elimination must be required. What are these? These may be ammonia, urea and uric acid. Clear बेटे, तो these are the nitrogenous waste products that are excreted by most of the animals. Now what is the special thing about these? तो फर्स्ट इज अमोनिया. अमोनिया जो है सबसे टॉक्सिक फॉर्म होती है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इज ओनली डन व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इनसाइड योर बॉडी. ठीक है, तो ये जनरली वो कहते हैं कि अमोनिया जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर्ड है अमोनिया जो है उसको बॉडी में से एलिमिनेट करने के लिए. ठीक है, और अगर तीनों में से हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म and it require minimum amount of water.
Clear बेटे? On the basis of that, what kind of excretory products that are excreted out by different animals, we have divided the phenomena into 3 categories. So first is known as ammonotalism. ठीक है बेटे? What is ammonotalism? The process of excreting ammonia is called ammonotalism. ठीक है? तो there are some of the aquatic animals which generally excrete out ammonia as their excretory product. ठीक है? एग्जाम्पल्स में जैसे बोनी फिशेज होती हैं, तो आपको पता है बोनी फिशेज क्लास ऑस्ट्रिच थाइस को बिलोंग करती हैं, और इक्वेटिक एम्फीबियंस जो हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, इसके अलावा इक्वेटिक इंसेक्ट्स जो हैं दे जनरली एक्सक्रीट आउट अमोनिया. ठीक है? बिकॉज एज दीज एनिमल्स आर द एक्वेटिक एनिमल्स, a large amount of water is there, so these animals they generally excrete out ammonia. तो इनका जो excretory product है वो अमोनिया होता है. How this ammonia is excreted out from their body? So by the simple method of diffusion. ठीक है बेटे? कंसेंट्रेशन जो अमोनिया की जहां पर ज्यादा है वहां से वो लेस कंसेंट्रेशन जो है उसकी तरफ मूव करता है सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन की वजह से. एंड अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, सो इसलिए वो आसानी से जो है कहता है कि एनिमल्स की बॉडी सरफेसेस या गिल्स जो हैं वहां से अमोनिया आयंस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. क्लियर? इन एनिमल्स के अंदर किडनीज का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि मेथड जो है अमोनिया जो है उसके एक्सक्रेशन का, दैट इज बाय अ सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन. क्लियर बेटे? तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर जो है अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर अमोनिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. क्लियर बेटे? अगर वो कहता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की हम बात करते हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं they, you know that they are adapted according to the terrestrial condition and abundance of water is not present on land. तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इट इज यूरिया इंस्टेड ऑफ अमोनिया, because urea is comparatively less toxic as compared to ammonia. तो such type of animals they excrete on urea instead of ammonia. ठीक है बेटे? इसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस जो उनका डुअल लाइफ स्पैन है वो लैंड पे वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं. ठीक है? सम ऑफ द मैरीन फिशेस, कुछ मैरीन फिशेस भी इसके अंदर आ जाएंगी. तो इन सभी के अंदर यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है. तो इनिशियली कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, पर ये अमोनिया जो है वो इन एनिमल्स के लीवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फ्रॉम द लीवर इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड. And when such a blood which is rich in urea, it is coming in contact with the kidneys, or it is sent towards the kidneys in the form of a filtrate. So your kidneys they filter that blood and excrete out the urea that is present in the blood. ठीक है बेटे? This is the main mechanism. Then वो कहता है कि थोड़ा सा और आगे देखें, तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की या इंसेक्ट्स की. ठीक है? रेप्टाइल्स के अंदर लिजर्ड्स आ जाएंगी, बर्ड्स सबको मालूम है, लैंड स्नेल्स की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ दीज एनिमल्स दे एक्सक्रीट नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स एज यूरिक एसिड. ठीक है? ये यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमको एक्सक्रीट आउट करते हैं, बिकॉज what you see that these birds, reptiles, they only drank a very less quantity of water. ठीक है? कभी भी आपको बर्ड्स जो है बहुत ज्यादा वाटर लेते हुए नहीं नजर आते हैं, बहुत ही लेसर क्वांटिटी में ये वाटर जो है वो लेते हैं. तो इफ यू सी देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट. ठीक है? तो दैट्स व्हाई यूरिक एसिड इज द least toxic form and its removal required very less quantity of water. So that's why these uricotelic animals they generally excrete out uric acid instead of ammonia or urea. ठीक है बेटे? अब वो कहते हैं कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो है वो यूरियोटेलिक है, क्योंकि किडनीज का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे. किडनीज सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं कर रही, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ऑस्मोरेगुलेशन आल्सो. ठीक है बेटे? द स्टूडेंट मस्ट अवेयर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन. द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन मींस to maintain the ionic balance of your body, to maintain electrolytic balance in the body. ठीक है? आयंस जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनका एक प्रॉपर अमाउंट आपकी बॉडी मेंटेन करके रखती है. ठीक है? उसको हम ऑस्मोलैरिटी या फिर वो कहता है ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. तो 3 टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. मोनोटैलिक एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, यूरियोटैलिक जो है वो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, एंड यूरिकोटैलिक एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर बर्ड्स, रेप्टाइल्स या लैंड स्नेल्स ये सारे आ जाते हैं. क्लियर बेटे? पेज नंबर 291 पैराग्राफ 1 पर है हम. तो डिफरेंट एनिमल्स हैव वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. अलग अलग एनिमल्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिजाइन ऑफ द एनिमल.
तो इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स जो है उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर जो है किडनीज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स व्हिच आर द प्रीलिमिनरी फॉर्म्स ऑफ द किडनीज दे आर एक्चुअली प्रेजेंट। तो यही जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वही इसमें एक्सक्रीशन करते हैं। क्लियर बेटे। पर अगर वर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स हैव द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज किडनीज, ठीक है। तो हियर ही हैज मेंशन्ड दैट इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्स जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स कहते हैं, ठीक है। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, टेपवर्म इज देयर, देन प्लेनेरिया इज देयर, लिवर फ्लूक इज देयर। तो इन सभी एनिमल्स के अंदर, ठीक है, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि सिफेलोकॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो सिफेलोकॉर्डेट्स के एग्जांपल में एम्फिऑक्सिस आ जाता है, ठीक है। तो एम्फिऑक्सिस जो है उनके अंदर भी हम यही देखते हैं, रोटिफर्स के अंदर भी और एनिलेट्स के अंदर भी, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स जो है वो हमें नजर आएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक्सक्रीशन का काम ही नहीं करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करते हैं, यानी बॉडी में आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद वो कहता है कि अगर अर्थवॉर्म की या एनिलेट्स की हम बात करें तो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इज अ स्लाइटली you can say improved form of the protonephridia, ठीक है बेटे। nephridias they are involved in the removal of the nitrogenous waste product as well as they are also maintaining ionic balance, क्लियर बेटे। नेक्स्ट वन इज मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो आपको क्लास इंसेक्टा के अंदर नजर आता है। फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जैसे कॉकरोचेस है तो उनके अंदर हमें जो है मालफिगियन ट्यूब्यूल्स नजर आती हैं, और दीज आर आल्सो द प्रीलिमिनरी फॉर्म ऑफ द किडनीज ओनली, ठीक है। इनका भी वही फंक्शन है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करती है, ठीक है बेटे। अगर कहता है कि प्रॉन्स की हम बात करें तो प्रॉन्स के अंदर एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सक्रीटरी फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करते हैं। तो देखो यहाँ से हमें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है बेटे। डिफरेंट एनिमल्स जो है उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, आपने याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो प्लैटीहेल्मिन्स में होते हैं, कुछ एनिलेट्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में होते हैं, ठीक है। नेफ्रिडिया जो है वो अर्थवॉर्म एनिलेट्स में होते हैं। नेफ्रिडिया का फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मालफिगियन ट्यूब्यूल्स किन में होती हैं, इंसेक्ट्स में होती हैं, और एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो क्रस्टेशियंस में होते हैं, जैसे कि प्रॉन्स के अंदर। नाउ वी कम ऑन द मेन टॉपिक एंड अवर मेन टॉपिक इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो सीधा डायग्राम दैट इज गिवन इन एडजेसेंट पोजीशन। तो कहते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो है उनके मेन ऑर्गन्स जो है हम किडनीज कहते हैं। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनीज। तो देखो 1 पेयर ऑफ किडनीज हमें डायग्राम के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द किडनीज, दोनों किडनीज एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 किडनी स्लाइटली अबव द अदर। देन उसके बाद 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम दीज किडनीज, दोनों ही किडनीज में से 1 पेयर जो है वो यूरेटर्स के यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। और देखिए यूरेटर्स किसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो दीज यूरेटर्स दे ज्वाइन द pouch like structure which is known as urinary bladder and the opening of the urinary bladder is known as urethra, clear बेटे। Your kidneys are somewhat reddish brown in color, bean shape होती हैं, राजमा shape होती हैं, and कहाँ पे present है, तो कहते हैं कि there are so many vertebrae that are present in the dorsal side of your body, जहाँ पे आपकी बैकबोन होती है ना, वहां से काफी सारी जो है वर्टिब्रियाज जो हैं, बैकबोन जो है उसमें से अराइज होते हैं। तो उसमें से जो आपके थोरैसिक वर्टिब्रिया है उसका जो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रिया है और जो लंबर वर्टिब्रिया है उसमें थर्ड लंबर वर्टिब्रिया जो है वहां पर आपकी किडनीज जो है वो लगभग प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो हर एक किडनी जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में रहेगी, 5 to 7 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। एवरेज वेट कितना रहता है, लगभग 120 to 170 ग्राम्स के आसपास रहेगा, दिस इज एवरेज वेट ऑफ योर किडनी। देन वो कहता है कि सी व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द किडनी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी देयर इज अ नॉच प्रेजेंट।
ठीक है, किडनी जो है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए किडनी जो है वो एक टफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल जो है वो आउटर सरफेस पे स्मूथ है, और यहाँ पे जाके वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी अंदर को चले जाती है। तो दैट फोल्डेड स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा अंदर को गया हुआ स्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पर उसने नेम दिया है हीलम। ठीक है, तो जहाँ पे कर्सर जा रहा है दैट पोजीशन इज नोन एज हीलम, which is the slightly bent part of the concave surface of the kidney। ठीक है बेटे, तो हीलम में से क्या क्या चीजें अराइज हो रही हैं, देखिए हीलम में से यूरेटर्स अराइज हो रही है, देन उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो एंटर कर रही हैं, और कुछ नर्व्स जो हैं वो भी एंटर कर रही हैं। तो दिस रीजन इज नोन एज हीलम। इसी में से देखिए यूरेटर्स अराइज हो रही है, देन ब्लड वेसल्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, एंड नर्व्स भी एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो अगर किडनी के अंदर चले जाएंगे तो ये जो हीलम वाला पोर्शन है, जो स्लाइटली बेंट पोर्शन है, कॉन्केव सरफेस जो है किडनी का उसका, तो ऑन द इनर साइड ये हीलम वाला जो पोर्शन है इट फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्सटेंडेड फनल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये एक्सटेंडेड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसको क्या नाम दिया गया है, तो दिस एक्सटेंडेड फनल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विक्स। इसको रीनल पेल्विक्स कहा गया है, दिस इज द ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लियर बेटे, तो ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है उसमें से देखिए बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, और एक ब्रांच जो है उसको कैलेसिस बोला गया है। ईच ब्रांच इज नोन एज कैलेसिस, और कैलेसिस जो है उसमें से इस तरह से ब्रॉड ब्रश बॉर्डर सेल्स अराइज हो रहे हैं पिरामिड्स की फॉर्म में। तो इन सारे पिरामिड्स को नाम दिया गया है रीनल पिरामिड्स, दीज आर नोन एज रीनल पिरामिड्स। तो ये सारे जो है इनमें ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट है, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज रीनल पिरामिड्स। तो जहां तक किडनी के ये रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट है, उतने पोर्शन को जो नेम है वो दिया गया है रीनल मेडुला। और रीनल पिरामिड से बाहर वाला जो पोर्शन है किडनी का, जो उसकी बाउंड्री के साथ साथ है, दैट पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, जहां तक रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट है, दैट पोर्शन इंक्लूडिंग द रीनल पेल्विक्स, कैलेसिस एंड रीनल पिरामिड्स, दैट पोर्शन इज नोन एज रीनल मेडुला। और जो बाकी खाली पोर्शन है जो किडनी की आउटर सरफेस के साथ साथ है, जहाँ पे रीनल पिरामिड्स नहीं है, उसको नेम दिया गया है रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला, and medulla is divided into a few conical masses which are known as medullary pyramids and that are projecting into the calyces। क्लियर बेटे, तो उसके बाद देखो फिर कहता है कि कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला कुछ रीजन जो है जो रीनल मेडुला है, देखो ये सारे जो है वो रीनल मेडुला है। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये जो रीनल पिरामिड वाला पोर्शन है, इसके बीच में भी कुछ कॉर्टेक्स का पोर्शन जहाँ खाली स्पेस है वहां पे चला गया हुआ है। तो कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो रीनल मेडुला के बीच में चला गया है, उसको उसने नेम दिया है यहाँ पर कॉलम ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व that some of the cortical region it extends between the medullary pyramids as renal columns, so these are known as the column of Botany। देखो इन लार्ज व्यू आपको किडनी का नजर आ रहा है बेटे, तो उसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हीलम बोला गया है। ठीक है, इसमें से ब्लड वेसल अराइज हो रही है, यूरेटर्स अराइज हो रही है, नर्व्स एंड हो रही है। और ये हीलम ये बड़े से पोर्शन के अंदर कॉनिकल बड़े से पोर्शन के अंदर जो एक्सटेंडेड है फनल शेप्ड पोर्शन, दिस इज नोन एज द रीनल पेल्विक्स। और रीनल पेल्विक्स में से देखिए काफी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, और हर एक ब्रांच जो है वो एक कोनिकल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को बियर करती है। तो हर एक ब्रांच जो है उसको कैलेसिस बोला गया है, और उसके ऊपर ये जो कोनिकल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रोवाइडेड विद ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, इसको बोला गया है मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है बेटे, दिस इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। क्लियर बेटे, तो उसके बाद वो कहता है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स वो वाला रीजन है जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है, यानी वो पोर्शन किडनी का जो कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास है, एंड वेयर द मेडुलरी पिरामिड्स आर नॉट प्रेजेंट, दिस इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। पर जहां तक मेडुलरी पिरामिड्स हैं प्लस कैलेसिस हैं प्लस रीनल पेल्विक्स हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज रीनल मेडुला। ठीक है, तो किडनी के टू पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट दैट इज नियर टू द मेम्ब्रेन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, एंड इनर मोस्ट पार्ट व्हिच कंटेन्स medullary pyramid, calyces and renal pelvis, it is known as renal medulla। and there is some of the portion of the cortex का कुछ पोर्शन है जो रीनल
पिरामिड्स के बीच में चला गया है खाली जगह पर, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज कॉलम ऑफ वर्टिनी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे नाम लिखा है रीनल कॉलम यानी कॉलम ऑफ वर्टिनी, बिकॉज वर्टिनी वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड दिस कॉलम, सो दैट्स व्हाई इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट इट इज नोन एज कॉलम ऑफ वर्टिनी। क्लियर बेटा? नाउ कहते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, इनसाइड द किडनी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज नेफ्रॉन। हर एक किडनी जो है उसके अंदर मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कि नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनी की, दे आर द फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी। ठीक है, तो व्हाट आर नेफ्रॉन्स? नेफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, दे आर द फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी। अब कहते हैं कि एक नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, हर एक नेफ्रॉन जो है उसके दो पार्ट है। वन इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, एंड अदर इज नोन एज रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, दूसरे को रीनल ट्यूब्यूल बोला गया है, एक को ग्लोमेरुलस बोला गया है, दूसरे को रीनल ट्यूब्यूल बोला गया है। ठीक है, कहते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है? तो ग्लोमेरुलस जो है वो चीज है जहां पे क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जो है वो एफरेंट एट्रियोल में से आती है। ठीक है, तो आप सब बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट इज एफरेंट एट्रियोल? एफरेंट एट्रियोल बेटे आपकी बॉडी में से आने वाली वो आर्ट्रियोल है जो कि ऐसा ब्लड लेके आती है जो यूरिया में रिच होता है, पर जैसे ही ये किडनी के अंदर एंटर होती है, ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन्स में एंटर होती हैं तो इसकी काफी सारी ब्रांचेस हो जाती हैं। So what is glomerulus? Glomerulus is the tuft of capillaries that is actually formed from the afferent arteriole, and this afferent arteriole is a fine branch of the renal artery. ठीक है, किडनी की तरफ जो आर्टरी आ रही है उसकी आगे जाके एक फाइन ब्रांच हो गई है जिसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल, और उसकी फर्दर ब्रांचेस हो गई हैं जो कैपिलरीज के क्लस्टर की फॉर्म में है, और उस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस बोला गया है। ठीक है, तो सी ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इनिशियली एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आती है और क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज की फॉर्म ले लेती है, इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद वो ब्लड वापस कौन लेके जाती है? इफरेंट आर्टेरियोल लेके जाती है। तो याद रखिए, एफरेंट आर्टेरियोल ऐसा ब्लड लेके आती है जो कि यूरिया में रिच होता है, और इफरेंट आर्टेरियोल वो ब्लड लेके जाती है जिसमें से यूरिया रिमूव हो चुका है, जो प्योर ब्लड है। क्लियर बेटे? नीचे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है नेफ्रॉन का, तो देखो यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो कहते हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वन इज नोन एज ग्लोमेरुलस, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज ग्लोमेरुलस। तो इट इज एक्चुअली द tuft of capillaries which is actually the branches which arise from the afferent arteriole, and afferent arteriole is itself a fine branch that comes from the renal artery. तो किडनी की तरफ जो आर्टरी आती है उसमें से फाइन ब्रांच निकलती है जिसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल फिर आगे जाके न्यूमरस कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये किडनी के जो रीनल ट्यूब्यूल इसको रिसीव करते हैं वो कप शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कप शेप स्ट्रक्चर जो है उसको क्या नाम दिया गया है? बोमेन कैप्सूल का नेम दिया गया बेटे। तो देखो ये बोमेन कैप्सूल है और उसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है व्हिच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्लियर बेटे? तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक टर्म यहाँ पे उसने यूज की हुई है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन कैप्सूल। अगर हम बोमेन कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस को भी ले लें तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस। ठीक है, तो उसके बाद देखो फिर बोमेन कैप्सूल जो है वो आगे जाकर जो है एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको हम पीसीटी कहते हैं। 10th में आपने पढ़ा हुआ है, इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, and this PCT is later converted into a pin shaped structure, hairpin like structure. This is known as Henry's loop. ये hairpin like structure इसको बोला गया है क्योंकि पुराने टाइम में जब women they are making मतलब वो जूड़ा बनाती होती थी अपने हेयर्स का, तो उसके अंदर जो पिन लगाती थी उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज Henry's loop. Henry's loop के two limb है। That limb of the Henry's loop which grows downward direction, it is known as descending limb of Henry's loop, and that grows in upward direction, it is known as ascending limb of the Henry's loop. क्लियर बेटे? और उसके बाद फिर वो अगेन एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको डीसीटी बोला गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इट ओपन्स इनटू ब्रॉडर डक्ट्स व्हिच आर नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है बेटे, और इसके साथ जो रेड कलर में आपको टू ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो ब्लड वेसल्स हैं
जो नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल्स के साथ पैरेलल वे में रन करती हैं, इसको वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे आज। ओके बेटे, तो अब टाइम होने वाला है, तो यहाँ तक सारे बच्चे रीड करके रखेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे स्क्वावी यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी। क्लियर? तो my 10th class students, they are trying to enter. Yes बेटा, this is a request to all the student कि सारे बच्चे जो हैं वो टाइम पे जो है लर्न कर लें, सारी चीजें साथ साथ लर्न कर लें आप। ठीक है, सीईटी एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव ही है, तो उस एक ही चैप्टर है वो आपने देख लेना है अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को चैप्टर के अंदर। ठीक है।